Good afternoon, students. So, I'm starting chapter 19 of class 11th biology, elimination of excretory products and waste. And excretory products and their elimination deals with with your excretory system. तो बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म करती रहती है. दैट मीन्स एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. कुछ उसके अंदर हम खाना खाते हैं तो वो हमारे सेल्स में जाता है, रेस्पिरेशन होता है, वो पता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड ब्रेक होता है, CO2 रिलीज होती है एंड इट इज ऑल्सो वेस्ट बट इट इज रिलीज्ड बाय द लंग्स. So we also eat protein rich food, we also eat lipids rich, fat rich food, and they are also metabolized in their own way and they tends to release the nitrogenous waste, ammonia, urea, uric acid. तो इन चीजों का भी बॉडी में बनते रहते हैं और ये टॉक्सिक होते हैं सेल्स के लिए, इसलिए इनको रिलीज करने के लिए वी रिक्वायर द एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पुराने ऑर्गेनिज्म में कौन से होते थे और टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स ऑफ वेस्ट विच दे आर रिलीजिंग. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम which are there, and in this the ammoniotelic means अमोनिया रिलीज हो रहा है, यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट जो रिलीज हो रहा है वो अमोनिया है. ऐसे ऑर्गेनिज्म ज्यादातर एक्वेटिक है, मैरीन फिशेस जैसे हो. यूरियोटेलिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेकेंड कैटेगरी के यूरियोटेलिक, उनमें यूरिया रिलीज हो रहा है. दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हो गए, जो जैसे मैमल्स हैं. तो हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूरियोटेलिक है, यूरिया मेजर वेस्ट रिलीज करते हैं. एंड देन वी विल बी लुकिंग एट के द थर्ड वन इज यूरिकोटेलिक, बर्ड्स और रेप्टाइल्स और स्नेल्स जो रिलीज करते हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट रिलीज करते हैं, तो इट इज यूरिकोटेलिक. So these 3 categories of organisms are there on the basis of किस तरह का वेस्ट ये रिलीज करेंगे. Now coming to the next. So which are the excretory structures on the in different types of organism. जैसे ही हमारे organisms पुराने जो कह सकते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे इनवर्टिब्रेट्स, तो उनमें किस तरीके के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है. यहाँ पे लिखा है ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स. ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया की बात हो रही है. मतलब इनिशियली जो नेफ्रिडिया बना है वो प्रोटोनेफ्रिडिया. इट इज अ ट्यूबुलर फिल्टर, ट्यूब शेप का होगा इसलिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोला है, प्रोटोनेफ्रिडिया. क्रस्टेशियंस में बताएं दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे प्रॉन है एग्जाम्पल क्रस्टेशियन, उनमें एंटिनल ग्लैंड्स होते हैं. They are responsible for the release of the waste. Platyhelminthes इनमें लीवर फ्लूक और प्लेटफॉर्म्स आते हैं और ये फ्लेम सेल्स से वेस्ट रिलीज करते हैं. इंसेक्ट्स का ग्रुप जो है, इंसेक्ट्स का ग्रुप मेल्फिजियन टिब्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर से वेस्ट रिलीज करता है. उनमें हिंडगट और मिडगट के बीच में देयर इज द, तो हिंडगट मिडगट के जंक्शन पे मेल्फिजियन टिब्यूल्स नियरली अबाउट 150 टिब्यूल्स होते हैं जो कि उनके बॉडी फ्लूइड से वेस्ट को सक कर और उनके इंटेस्टाइन के लास्ट हिंडगट में भेज देते हैं. वेस्ट के फॉर्म में ही नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिलीज होता है साथ में. सेफ्लोकोडेट जो है वो एम्फिऑक्सिस यानी कि कोडेट, एक सेफ्लोकोडेट कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोनेफ्रिडिया से वेस्ट रिलीज करता है. एंड नेक्स्ट इज द वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में हमको सबको पता है इट इज किडनी. तो वी रिलीज द वेस्ट थ्रू द किडनी. नाउ किडनी का जनरल स्ट्रक्चर, किडनी का फंक्शन, उसका साइज, उसका वेट दिया हुआ है स्लाइड में. तो यू कैन सी द किडनी वेट इज 120 to 170 ग्राम्स एंड और जो किडनी है वो आपके फिस्ट के साइज की ये बता रखी है, हथेली के बराबर साइज की होती है.
और किडनी कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं जनरली, एंड विड्थ कितनी है, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ है, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। और ये इनका वर्क क्या है, मेन पानी का, सॉल्ट का, दूसरे सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना, ये मेन रोल होता है किडनी का। और रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करने को एक अलग से टर्म भी बोला जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन करना। तो किडनी आर इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन टू मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, क्योंकि एक पर्टिकुलर इतना लेवल्स जो मींस सब सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उतने ही लेवल्स होने चाहिए, उससे एक्स्ट्रा होंगे तो इट विल बी टॉक्सिक फॉर द सेल्स। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिन जो बनता है उसे रिमूव करना भी किसका काम है, किडनी का काम। कमिंग टू द नेक्स्ट, तो बॉडी में यूरिन जो बनता है उसको थोड़ा स्टोर भी करके रखा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर नाम के मस्कुलर ऑर्गन में इसको स्टोर किया जाता है, जो कि दो किडनीज ने जो बीन शेप है उन्होंने क्या बनाया है, यूरिन बनाया है, और वो पोर हो गया पेल्विस से, इनके फनल जैसे पार्ट से एक ट्यूब में आ गया नीचे, जो भी स्मूथ मसल से लाइंड होती हैं, दो ट्यूब्स होती हैं, 20 to 30 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है ये ट्यूब्स, एंड इनका लेंथ है 20 to 30 सेंटीमीटर, और ये यूरेटर कहलाती है, दीज आर यूरेटर। ये अंदर से, इनके अंदर भी स्मूथ मसल्स होती हैं, और ये क्या करती है, किडनी ने जो भी यूरिन बनाया है वो इसके थ्रू पास होकर, और वो एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में आता है, जिस बैग जैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के आगे भी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो यूरीथ्रा कहा जाता है, जो भी 2 to 3 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ट्यूब विच इज रिलीजिंग द यूरिन आउट इज यूरीथ्रा, एंड उससे पहले जो है ये बैग जैसा स्ट्रक्चर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये मसल्स का बना होता है, इसकी वॉल्स किसकी बनी होती हैं, मसल्स की। तो इनके अंदर थोड़े टाइम के लिए यूरिन स्टोर रहता है, एंड ये बॉडी है यूरेटर की, ये नेक है, और फिर लास्ट में जो आपकी ट्यूब है उसके यहाँ सर्कुलर मसल्स का एक ओपनिंग भी होता है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मसल्स ही रिलीज को कंट्रोल करके रखती हैं, बाहर जो हम यूरिन रिलीज करते हैं उसको कंट्रोल करके रखती हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन द यूरीथ्रा, स्फिंक्टर यूरीथ्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो this is written here, the urethra is a tube that carries urine from urinary bladder to outside of the body, बॉडी से बाहर यूरिन को भेजती है यूरीथ्रा नाम की ट्यूब। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को क्या कर रहा है, टेम्पररी स्टोर करके रखा। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट पे देखेंगे, इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम, एंड उसमें हम देखते हैं तो उसका पोजीशन किडनी का दिखा रखा है कि लोअर बैक की तरफ ये किडनीज दो हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन उनके अंदर आ रही हैं, ब्लू कलर से रीनल वेन को शो हो रहा है, रेड कलर से रीनल आर्टरी शो हो रही है। एड्रिनल ग्लैंड्स भी ऊपर उनके दोनों किडनी के येलो कलर के ट्राइंगुलर ग्लैंड्स लगा रखे हैं, दोनों ट्यूब्स यूरेटर्स जाते हुए दिख रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर पीछे की तरफ यूरीथ्रा दिख रहा है। तो ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का व्यू है बॉडी में कि किधर एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम आगे की स्लाइड पे जाते हैं। The kidney, each kidney is composed of 3 sections, the outer renal cortex and the renal medulla middle part. ठीक है, किडनी के 3 सेक्शंस अगर कह सकते हैं हम, बना सकते हैं। तो जो मान लो एक किडनी को हम ओपन करके देखें, ये किडनी है बीन शेप, इसको मैं अगर ओपन करके देखूं तो इसमें बाहर का रीजन तो कॉर्टेक्स होगा, पर अंदर के रीजन में इसमें पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दीज पिरामिड्स आर कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। इन पिरामिड्स को क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ये ट्राइंगुलर होते हैं एंड 6 to 7 हो सकते हैं, एंड इनकी स्पेशलिटी है कि इनके ये मेडुलरी पिरामिड्स भी कहा जाता है, कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, सो दे आर मेडुलरी पिरामिड्स एंड दे आर प्रेजेंट ऑन केलिक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। केलिक्स जैसे आपको पता है फ्लावर में भी जो फ्लावर ग्रो होता है वो किस पोर्शन पे ग्रो होता है, पहले छोटे से
ग्रीन कलर के लीव्स होते छोटे छोटे, उनका ग्रुप सेपल्स का ग्रुप, उसी को क्या बोलते हैं, केलिक्स बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो रीनल पिरामिड्स हैं वो केलिक्स जैसे रीजन पे हैं, और ये केलिक्स फिर एक फनल जैसे ट्यूब में ओपन हुई है जिसे पेल्विस बोला जाता है, और उस पेल्विस के ही एक्सटेंशन से फिर दो ट्यूब्स बन जाती हैं जिसे कहा जाता है यूरेटर्स। तो दिस इज हाउ द किडनीज, द पोर्शन, 3 portions are arranged, and outermost region is cortex and inner region which is medulla. So now this was their outermost, जो किडनी का जो outermost region था, इसमें बाहर वाला पार्ट जो था जहां पर एक भी मतलब मेडुला नहीं, मेडुलर का पिरामिड्स नहीं आ रहे थे, बाहर का रीजन, पिरामिड्स के बाहर का रीजन, दैट वाज कॉर्टेक्स। अगर ये जो पेरिफ्री है, पेरिफ्री इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स रीजन, तो रीनल कॉर्टेक्स इज देयर, एंड जो पिरामिड वाला पार्ट आ रहा है दिस इज इन द मेडुला, सो इट इज इन द मेडुला, एंड इनर टू दैट इज अ पेल्विस रीजन जिसमें सारे के सारे मेडुला अपने यूरिन को पोर करते हैं। कॉर्टेक्स इज वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड, वहां फिल्ट्रेशन यूनिट लगी रहती है। कॉर्टेक्स में ज्यादातर ग्लोमेरुलर्स और बोमन कैप्सूल्स होते हैं, क्योंकि किडनी में भी ऐसे सी शेप कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज आई हैं, वो अपने क्या करती हैं, बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती हैं, और ये सारे के सारे बोमन कैप्सूल्स, इन पूरे पार्ट को बोमन कैप्सूल कहते हैं। मींस कैपिलरी नेटवर्क्स यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस आपका कप शेप स्ट्रक्चर बोमन कैप्सूल, इस पूरे को वी कैन से फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये कैपिलरी नेटवर्क इसके अंदर है, और ये बाहर वाला पोर्शन क्या है, बोमन कैप्सूल। सो दिस आर नेफ्रॉन फर्स्ट पार्ट, और बोमन कैप्सूल और कैपिलरी नेटवर्क दोनों फिल्ट्रेशन यूनिट बना रहे हैं, तो कॉर्टेक्स रीजन में सबसे ज्यादा है, इसलिए बोला है कॉर्टेक्स को इट्स अ फिल्टरिंग यूनिट। मेडुला में क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, लूप ऑफ हेनले हैं, यहाँ पर फिल्टर्ड होके चीजें आ चुकी हैं। पेल्विस भी है मेडुला में, पेल्विस एक हॉलो कैविटी है, तीसरा पार्ट जो है वो पेल्विस है, जो अभी मैंने आपको बताया, जो कि जो भी यूरिन बनता है उसको यूरेटर में पोर करने के लिए जरूरी है, फनल जैसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे केलिक्सेस, मैंने क्या बोला था, दीज आर फ्लावर के केलिक्स की तरह ये केलिक्स है, ये पूरा का पूरा पोर्शन एक फनल जैसे स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है, यहाँ पे जितने भी केलिक्स किडनी में हैं, ठीक है, वो पोर हो रहे हैं, एंड वो जो भी यूरिन यहाँ बना रहे हैं वो फिर यूरेटर में चला जाता है, द लॉन्ग ट्यूब्स में इट गोस यूरेटर्स। I hope it is is cleared because 3 parts are there in the kidney. And now coming to the next slide. So the functions of the kidney, it's written the principal function of the kidney is the purification of the blood. Blood को purify करना, you can see in the slide, and remove the cellular waste. Waste जितना भी था cells का, body का, वो उसको release करना भी किडनी का वर्क है। किसी गिवन टाइम में 20% ब्लड का किडनी में होता ही है, पूरे टोटल हमारे अंदर अगर 5 लीटर्स ब्लड है, उसका 20% ब्लड हमारे किडनी में होगा किसी भी टाइम, एंड ह्यूमन कैन फंक्शन विद 1 किडनी, ह्यूमन फंक्शन कर सकता है विद 1 सीजेस टू वर्क, अगर एक काम नहीं करती तो उसको दूसरी किडनी से ही वो प्योरीफाई होगा उसका ब्लड, एंड अदर इंक्रीज, उसकी साइज बढ़ जाएगी, दूसरी किडनी का साइज बढ़ जाएगा ताकि वो उसका वर्क को कंपेंसेट कर सके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। What is the next slide? It is given that the kidney has other functions, but it usually associated with the excretion of cellular waste. Other functions भी हैं किडनी के, जैसे कि हार्मोन भी रिलीज करती है किडनी, ब्लड फॉर्मेशन का हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन, एंड इट्स उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी है, तो एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन जो रिलीज करते हैं स्ट्रेस और रिस्पॉन्स में भी काम आता है। किडनी के तो और भी फंक्शन है, पर मेन फंक्शन जो किडनी का है वो ब्लड को प्योरीफाई करना उसका मेन फंक्शन है, जिसमें वो यूरिया बनाती है, यूरिन बनाती है। यूरिन को यूरिया की वजह से ही यूरिन बोलते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हम लोग यूरिया रिलीज करते हैं।
एंड नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, जो लीवर में प्रोड्यूस होता है ब्रेकडाउन की वजह से, प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हम लोग प्रोटीन रिच फूड भी खाते हैं, उसी से नाइट्रोजनस वेस्ट मैक्सिमम अमाउंट में बनता है। एंड दिस यूरिक एसिड इज ऑल्सो वन अदर नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए और आरएनए। जब आरएनए और डीएनए ब्रेक होते हैं, क्योंकि हम जो भी सब्सटेंस खाते हैं, फ्रूट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसका न्यूक्लिक एसिड भी हमारे अंदर जाता है, तो वो भी ब्रेक होके उस अपने लेस हार्मफुल चीजें बनाते हैं। तो वो क्या होता है, डीएनए और आरएनए की होते हैं उनके अंदर। तो डीएनए और आरएनए भी मेटाबोलाइज होंगे तो यूरिक एसिड बनेगा। क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट है मसल एक्शंस का। हमारे मसल जब भी काम करेंगे तो क्रिएटिनिन नाम का नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा हमारे। तो ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करना किसका काम है, इट इज द वर्क ऑफ द किडनी। तो किडनी आर मोर देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो मैं पहले बात बता रही थी कि किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन से ज्यादा भी है। एंड दे आर होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का होम्योस्टैसिस मतलब बैलेंस मेंटेन करने की सबसे बड़ी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स है बॉडी के। वाटर का पीएच, सिक्रीट इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो किडनी रेड ब्लड सेल बढ़ाती है। एंड एक्टिवेट विटामिन डी प्रोडक्शन, स्किन में विटामिन डी बढ़ाती हैं। तो किडनी ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करती है, इरिथ्रोपोइटिन। दैट इज व्हाई डॉक्टर कैन टेल सो मच फ्रॉम अ यूरिन सैंपल से उसे बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं। They control water pH, secrete the erythropoietin, and activate vitamin D production in the skin. That is why doctor can tell so much. Urine sample से उन्हें सब चीज पता चल सकती है। किडनी का अगर हम डायग्राम देखें क्रॉस सेक्शन का, तो यहाँ दिख रहा है हमें किस तरह से किडनी के अंदर पर्पलिश कलर का इन्होंने रेडिश ब्राउन या पर्पलिश बोल सकते हैं, उसकी बीन शेप की किडनी आपको बताई है। 3 लोब उसके बताए हैं। यहाँ पर इंटरलोब्यूलर वेन, जो रीनल आर्टरी है वो इंटरलोब्यूलर आर्टरी और इंटरलोब्यूलर वेन में बटी हुई है, आप देख सकते हो। एंड ऊपर की तरफ जो मैं बता रही थी बोमन कैप्सूल्स हैं, अंदर की तरफ कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनलेज आ रही है। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे, वो इसी तरह कॉर्टेक्स में उनका बोमन कैप्सूल का रीजन और मेडुला में उनका कलेक्टिंग डक्ट और उनका ट्यूब लूप ऑफ हेनले रीजन एसोसिएटेड होगा। बीच बीच में फैटी टिश्यूज की लेयर भी है। दिस इज फैटी टिश्यू लेयर, दिस इज फैटी टिश्यू लेयर विच इज देयर इनसाइड। एंड आउटर मोस्ट लेयर क्या है, कैप्सूल, रीनल कैप्सूल है, जो कि यहाँ यूनिफॉर्म दिखा रखा है। उसके अंदर भी फैटी टिश्यू की लेयर होती है जो इसको स्मूथनेस देती है देखने में भी। एंड यहाँ पर रीनल आर्टरी वेन है, और ये जो पोर्शन है ब्राउनिश, दिस इज पेल्विस रीजन, स्टोरिंग द यूरिन इन द यूरेटर। ये भी आपको समझा दिया है, ये किडनी के पार्ट्स हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हो डायग्राम में कि बाहर का रीजन कॉर्टेक्स है, लाइट पर्पल कलर, दिस इज कॉर्टेक्स रीजन, ये पूरा जिसमें मैंने बताया था कि ये रहा बोमन कैप्सूल। एंड इनर रीजन विच इज डार्क पर्पल इज मेडुला रीजन, दिस इज इन बिटवीन। एंड इसमें कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें लूप ऑफ हेनले। सब जगह ये जो होती है फाइन आर्टरीज, इंटरलोब्स के अंदर जाके आर्टरीज और वेन्स ये बन रही हैं, अपनी कैपिलरीज भी बनाती हैं। यहाँ पर बोमन कैप्सूल के अंदर ही कैपिलरीज भी चेंज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हाउ इज ब्लड फिल्टर, ब्लड कैसे फिल्टर किया जाता है। फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी आर द नेफ्रॉन्स। किडनी की फिल्टरिंग यूनिट्स मेन जो फिल्टर का काम कर रही हैं वो नेफ्रॉन्स हैं। एंड दे आर अप्रोक्सीमेटली 1 नेफ्रॉन्स हैं हर किडनी में, यानी 2 किडनी में मिला के हो गए 2 मिलियन। एंड नेफ्रॉन लोकेटेड होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में, और मेडुला में भी होता है उनका पार्ट, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट पार्ट। ट्यूब्स ऑफ द नेफ्रॉन्स आर सराउंडेड बाय सेल्स ऑफ द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स स्प्रेड थ्रू आउट द टिश्यू। नेफ्रॉन के अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जैसे हमने बताया था ग्लोमेरुलस नाम की कैपिलरीज होती हैं बोमन कैप्सूल में, तो वहां पर फिल्ट्रेशन होता है, देयरफॉर मटेरियल रीअब्जॉर्प्शन भी होता है चीजों का। Therefore, material नेफ्रॉन से मटेरियल दैट लीव द नेफ्रॉन से जो फिल्टर होने के बाद मटेरियल जाता है, वहीं पर वो सराउंडिंग ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क बना लेता है, उसके चारों तरफ, नेफ्रॉन के चारों तरफ कैपिलरी नेटवर्क बना लेता है ताकि रीअब्जॉर्प्शन भी हो सके।
Nephron various parts are we can say these are the 6 parts in each nephron, and it is glomerulus, first part, and then Bowman capsules, second part, the proximal tubule, loop of Henle, distal tubule, and collecting duct. These are 6 parts of the nephron. And then we are going to deal with the nephron renal corpuscle या मेल्फिजियन बॉडी बोल लो. दिस इज रीनल कॉप्सल. जो हम बात कर रहे थे, मेल्फिजियन बॉडी बोलो चाहे रीनल कॉप्सल बोलो, रीनल कॉप्सल इज अनदर नेम फॉर मेल्फिजियन बॉडी, इज अनदर नेम फॉर बोमन कैप्सूल. मेल्फिजियन बॉडी भी एनसीईआरटी में से मेल्फिजियन बॉडी बताया गया है. एंड दिस इज अ रीनल कॉप्सल, मेल्फिजियन बॉडी, एंड इट इज अ फिल्टरिंग डिवाइस. ठीक है, ये फिल्टर का मेन फिल्टर यही कर रही है. एंड इसी को ही बोला जाता है ग्लोमेरुलस इनसाइड द बोमन कैप्सूल. ग्लोमेरुलस यानी फाइन नेटवर्क कैपिलरी इनसाइड अ बोमन्स कैप्सूल, इसी को रीनल कॉप्सल भी बोला गया. बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट बोमन्स कैप्सूल. So this is the structure which is having glomerulus and glomerulus Bowman capsule inside it. Glomerulus is a tuft of capillary written in its bracket. Glomerulus जो हम बोल रहे हैं वो tuft of capillaries है. तो ये फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व है रीनल कॉप्सल, दैट इज फिल्ट्रेशन. ये कौन सा स्टेप करती हैं? दे डू फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑल्सो वी कैन सी. फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन, and then the next step is tubular reabsorption and secretion. So यहाँ पर reabsorption नहीं दिखा रखा, बट सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है reabsorption. एंड रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले सब जगह होता है थोड़ा बहुत, हर अलग अलग आयंस का. एंड देन सिक्रीशन हो जाता है, जो भी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में सिक्रीशंस भी होता है. यानी सिक्रीशन फुल पार्ट में होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी, पर जो फिल्ट्रेशन है वो सिर्फ रीनल कॉप्सल में यानी बोमन कैप्सूल वाले रीजन में होगा. कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट में जो यूरिन बन गया उसको कलेक्ट करने का काम, और फाइनली पेल्विस तक ले जाने का काम कौन करेगा? कलेक्टिंग डक्ट. वो कलेक्टिंग डक्ट यूरिन जो कल बनाया हर नेफ्रॉन में, उसको बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे नेफ्रॉन जो होते हैं उनके जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट में अपना यूरिन पोर करते हैं. तो कलेक्टिंग डक्ट सारे अगर आए तो वो मेनली फिर केलिक्सिस में अपना यूरिन पोर करेंगे और केलिक्सिस पेल्विस में, पेल्विस फिर यूरेटर में भेजेंगे. दिस विल बी द सीरीज. Next slide, it is the osmosis or diffusion, and it is the only materials needed by the body are returned to the bloodstream, for example. And kidney action है ये, फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो होता है डीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें बॉडी के लिए यूजफुल है वो ब्लड स्ट्रीम में वापस भेजी जाती हैं. जैसे कि 99% वापस भेज दिया जाता है बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज वापस भेज दिया जाता है, सारा का सारा अमाइनो एसिड वापस भेज दिए जाते हैं. ये सब चीजें कहाँ हैं? ये सब चीजें फिल्ट्रेट में आ गई थी फिल्ट्रेशन होने के बाद. तो फिल्ट्रेट में से ये यूजफुल है बॉडी के लिए. क्या है? ये सब चीजें यूजफुल है, तो ये फिल्ट्रेट में से रिलीज कर दे आर एडेड टू द ब्लड, ब्लड के कैपिलरी नेटवर्क में वापस रीअब्सॉर्ब करवा ली जाती है. ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट of active transport draw water, glucose, amino acids and ions from filtrate into the surrounding cells. एक्टिवली इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करके ब्लड वेसल्स में पहुंचाया जाता है. स्मॉल विली लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज आउट ऑफ द फिल्ट्रेट, स्पीड अप द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस. थोड़ी सी विलाई जैसी प्रोसेसेस होती हैं जो वापस ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करने में, एक्टिवली उन्हें अब्जॉर्ब करने में ब्लड वेसल्स के अंदर हेल्पफुल होती हैं. From these their components return to bloodstream, और यहाँ पे एक बार आने के बाद, रीअब्सॉर्ब होने के बाद ये ब्लड में मिक्स हो जाता है.
So kidney action continued if the filtrate reaches the end of the proximal tubule and the fluid is isotonic. फिल्ट्रेट अभी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी फिल्ट्रेट के बाद से बताना शुरू कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल तक पहुंचता है फिल्ट्रेट। तो बोमन कैप्सूल से बना जो माइंड एक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के मेम्ब्रेन ने फिल्टर की तरह एक्ट करा है, और इनके कंबाइंड एक्शन की वजह से ही बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, तो एक ट्रिपल मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पर बहुत सारा फिल्ट्रेट आया है, और वो फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, उसके अंदर यूजफुल चीजें भी हैं और वो अब पीसीटी में जा रहा है, यही बात हो रही है। द फिल्ट्रेट रीचेस द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, द फ्लूइड इज आइसोटोनिक विद द सराउंडिंग सेल्स, के चारों तरफ जो सेल्स हैं, ये फिल्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सराउंडिंग किडनी सेल्स से क्या है, आइसोटोनिक है, मींस इट इज nearly equal in concentration with the cells which are around the kidney, around the nephron. Glucose and the amino acids have been removed from the filtrate. इससे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड रिमूव कर लिए गए हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ आपकी फिर कैपिलरी जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो निकल कर यहाँ पर इसके चारों तरफ वासा रेक्टा की तरह जाल की तरह भी बनाएगी इस पीसीटी के चारों तरफ। पीसीटी भी क्या बनाएगी, एक कॉइल्ड ट्यूब बनाती है, फिर लूप ऑफ हेनले बनाएगी, एंड देन एक और बार कॉइल्ड ट्यूब बनाएगी, एंड विच इज देन पासिंग इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो कुछ इस तरीके का नेफ्रॉन बनेगा, और वहां पर अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी या रिलीज होंगी, यहाँ दिए हुए हैं। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट, द फिल्ट्रेट देन मूव्स टू द लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में आ जाएगा फिल्ट्रेट, एंड इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, रिमूव वाटर को रीअब्जॉर्ब करना बाय ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के थ्रू फिल्ट्रेट से पानी अब्जॉर्ब करता है। लूप ऑफ हेनले इज अब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय ऑस्मोसिस। So these high levels of sodium as a result of active transport, there is an increase in sodium concentration in the cells of the loop of Henle. Loop of Henle के cells में sodium का increase हो रहा होता है। There is an increase in the sodium concentration का increase होता है cells of loop of Henle में, as we move from the area of the cortex to the inner pelvis. जैसे pelvis की तरफ जाते हैं वैसे, and this causes water to be drawn from the filtrate. Filtrate से ये पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है, ऑस्मोसिस हो जाती है वाटर की, बिकॉज बाहर क्या है, सोडियम, देयर इज एन इंक्रीज इन द सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। लूप ऑफ हेनले के सेल्स में सोडियम बढ़ने लगा, तो वाटर वहाँ पे कम होने लगा, तो इस वजह से वाटर वहाँ से, दिस कॉज वाटर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट से भी पानी रिलीज होना पड़ा। These high levels of sodium are the result of active transport and result in the increased concentration of filtrate. इस हाई लेवल ऑफ सोडियम की वजह से ही कॉन्सेंट्रेशन फिल्ट्रेट की क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, एंड वाटर लॉस भी हो जाता है, जिसकी वजह से भी फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं जो चीज हमने आगे वाली स्लाइड में देखी कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, तो एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है इंटरलोब्यूलर आर्टरी से, ये रहा इंटरलोब्यूलर आर्टरी जो रीनल आर्टरी से बनी होगी, इनकमिंग वेसल आई, इसमें ब्लड फिल्टर होगा, एंड देन ये यहाँ एफरेंट आर्ट्रियोल में जाएगा, एंड ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेगी किसके, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले के। ए पोर्शन में तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है यानी बोमन कैप्सूल, एंड रेस्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल को इन्होंने ऐसे स्ट्रेट दिखाया हुआ है। बी और सी पोर्शन में, बी पोर्शन में रीअब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं, सी पोर्शन में सिक्रीशन दिखा रहे हैं, और फिर इंटरलोब्यूलर वेन्स में ये ब्लड जा रहा है, और ये किसमें जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। अगर सिंप्लीफाइड व्यू दिखाएं नेफ्रॉन का तो ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे तीनों स्टेप बता दिए। ए स्टेप इज द विच इज टेकिंग प्लेस हियर एट द टॉप इज कॉल्ड fluid is squeezed out of the glomerular capillary bed and this is filtration। filtration हो गया, यहाँ filtrate आ गया सब जगह, एंड अब इस filtrate में से क्या, ये filtrate नीचे जा रहा है इस पूरे ट्यूब्यूल में, and most of the nutrient essential ions return to the blood by the peritubular capillaries। ये वापस आयंस और एसेंशियल न्यूट्रिएंट और पानी को वापस बी स्टेप में यानी रीअब्जॉर्प्शन स्टेप में ब्लड में डाल रहा है,
पेरिट्यूबुलर कैपिलरी न्यूट्रिएंट्स ले लेंगी, वाटर ले लेंगे, एसेंशियल आयंस ले लेंगे। एंड सिक्रीशन में मूव्स एडिशनल अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जो भी कुछ अभी अनडिजायरेबल है, इतनी सारी चीजें यहाँ गई हैं ब्लड में, तो ब्लड में से भी कुछ चीजें वापस फिल्ट्रेट में आना जरूरी है ताकि आयनिक बैलेंस भी मेंटेन रहे। और अनडिजायरेबल चीज अगर कोई ऐसी वेस्ट स्टिल अभी रिलीज होना बाकी है वो भी रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग सिक्रीशन into the tubule from the blood capillaries. यहाँ पर कलर्स भी दिखा रखे हैं। द पर्पल कलर at the A junction is showing glomerular filtration. The B color which is shown by red or orange is tubular reabsorption. The C which is shown by blue is a tubular secretion. These three steps are given here. नेफ्रॉन का अगर व्यू देखें हम इन द कॉर्टेक्स पार्ट में उसका ग्लोमेरुलस और पीसीटी आ जाएगा, एंड द लूप ऑफ हेनले एंड द डीसीटी यू कैन सी इज द इन द मेडुला, डीप इन द मेडुला इज द लूप ऑफ हेनले. You can see where are the loop of Henle lies. It is lying in the medulla, and the only this PCT and the top head part, Bowman capsule or glomerular capsule, is in the cortex. अब यहाँ पर अगर हम इनको लेबलिंग देखें तो we can label it के this is the yellowish portion, this cup shaped structure is Bowman capsule. अंदर जो ये कैपिलरी नेटवर्क है this is glomerulus. Then proximal convoluted, the first tubule which is coming the tubular part, the first tubular part which is highly coiled is a proximal convoluted tubule. This is the capillary network which is shown over here as the thread-like structures. Then the yellow shape of tube which is hairpin-like loop-like structure is a loop of Henle. And then this is the distal convoluted tubule which is again a coiled structure, and then it is branch of the renal vein, and it is pouring its secretion into a vertical structure called as collecting duct. With this, I think your structure of nephron is also clear. Blood enters the glomerulus from a branch of the renal artery. This blood is under high pressure. The reason वहाँ पर filtration का यही है कि blood glomerulus में branch of capillary से आता है और वो high pressure में होता है, तो high pressure is the reason why it is pressurized to release it in the form of a liquid. So इनमें से निकल कर leak होकर because of the high pressure filtrate is formed, and these cells which are shown extra round here, and it is the special cells of the this Bowman capsule membrane, and they are called as podocyte cells. They are shown by the same color, red color. Bowman capsule is also shown, and उसका inner जो epithelium है उसके अंदर ऐसे राउंड शेप स्पेशल सेल्स भी होते हैं पोडोसाइट, जो एक्ट करते हैं फिल्टरिंग सीव की तरह, सीविंग इफेक्ट देते हैं. कैपिलरी वॉल्स आर वन सेल थिक एंड दे आर पियर्स्ड विद द ओपनिंग फेनिस्ट्रेशन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स थ्रू द मेम्ब्रेन अंडर प्रेशर. प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है ब्लड का, प्लाज्मा के फिल्टर होने से ही फिल्ट्रेट बनता है, जिसके अंदर बस आरबीसी नहीं होते, बिग प्रोटीन्स नहीं होते, बट सारे के सारे स्मॉल न्यूट्रिएंट्स उस फिल्ट्रेट में आ जाते हैं. तो फिल्ट्रेट में विल कंटेन द ऑल द मटेरियल्स एक्सेप्ट द आरबीसीज. तो यहाँ पे हमें फिल्ट्रेट मिल जाएगा. विल गेट द फिल्ट्रेट विच विल गो इन द फर्दर इन द पोडोसाइट्स आर शोन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ओवर हियर. किस तरीके से पोडोसाइट सेल्स के और कैपिलरी नेटवर्क के ऊपर फेनिस्ट्रेशंस या फिर वेरी फाइन सीलियर लाइक स्ट्रक्चर्स पेडिसल्स की तरह, तभी इनको पोडोसाइट्स बोला, पेडिसल्स से नाम आया है इनका. एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरी बीच में दिखा रखी है. द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज हेल्ड इन द प्लेस बाय अ स्पेशलाइज्ड पोडोसाइट. इन दोनों के मिक्सिंग से ही फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनी है. ग्लोमेरुलर कैपिलरी, पोडोसाइट्स एंड पेडिसल्स. पोडोसाइट्स किसकी मेम्ब्रेन के सेल्स हैं? दे आर द सेल्स ऑफ द बोमन कैप्सूल्स. नाउ कमिंग टू द ग्लोमेरुलर इज अ मास ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज. ग्लोमेरुलस की बात करें तो वो एक थिन मास है थिन वॉल्ड कैपिलरीज का. बोमन कैप्सूल डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर की होती हैं. एंड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है लीड फ्रॉम द बोमन कैप्सूल टू द लूप ऑफ हेनले.
लूप ऑफ हेनले तक जाने वाली जो पहली ट्यूब है बोमन कैप्सूल को लूप ऑफ हेनले से जोड़ने वाली, वो बीच में एक कर्ल्ड स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले एक लॉन्ग लूप है एयरपिन जैसा जो मेडुला तक जाता है। एंड डिस्टल ट्यूब्यूल क्या है, कनेक्ट्स द लूप ऑफ हेनले टू कलेक्टिंग डक्ट। ये लूप ऑफ हेनले को कलेक्टिंग डक्ट से जोड़ रही है। ये भी एक और बार कर्ल्ड स्ट्रक्चर है। उनके अपने अपने काम है ड्यूरिंग फॉर्मेशन। द ग्लोमेरुलस इज अ मास ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। बोमन कैप्सूल डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल लीड्स टू द बोमन कैप्सूल। Loop of Henle is also long loop which extends into medulla. Distal convoluted tubule connecting the loop of Henle to the collecting duct. So this is a magnified view of the nephron. Efferent arterioles, efferent arteriole, Bowman capsules, glomerulus. तो बोमन कैप्सूल में आप देख रहे हो कि बहुत सारा नेटवर्क है कैपिलरीज का, ग्लोमेरुलस बोला गया है। उसमें एक वेसल जो कि आर्टरी बना रही, कैपिलरीज बना रही, उसे एफरेंट, और जो बाहर निकल के जा रही है उसे इफरेंट आर्टरियोल बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर भी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आप देख रहे हो, पीसीटी देख रहे हो, इधर इस तरफ से पीसीटी आ रहा है, इस तरफ लूप ऑफ हेनले बन रहा है, असेंडिंग लिंब उसकी मोटी है, और फिर इधर दोबारा से डीसीटी बन रहा है, एंड देन इट इज गोइंग टू द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, थोड़ा इसमें बनाया हुआ है। हमारा जो पैरेलल चलता है, पैरेलल नेटवर्क जो चल रहा है कैपिलरीज का लास्ट पार्ट में लूप ऑफ हेनले के, उसे वासा रेक्टा नाम भी दिया जाता है। वैसे इनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। जो भी ट्यूब्यूल के चारों तरफ कैपिलरीज बिछी हुई हैं इन्हें पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं। इनका रोल हमने बता दिया, रीअब्जॉर्प्शन में इनका रोल होता है, मेन रोल यूजफुल चीजों को वापस लाने में ब्लड में, इसीलिए ये चारों तरफ रहती हैं। इनका और इंटरनल डायग्राम अगर देखा जाए तो कॉर्टेक्स रीजन में आप देख सकते हो, दोबारा से एफरेंट और आर्टरियोल्स हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, एंड इट्स आल्सो हैविंग जक्स्टाग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन। इंटरलोब्यूलर वेन आपको दिख जाएंगी यहाँ पर, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी दिख जाएगी, एंड यहाँ पर ही नेटवर्क्स बने हुए हैं ग्लोमेरुलस में। कुछ नेफ्रॉन जो कम्प्लीटली उनका मैक्सिमम पार्ट 98% पार्ट जो कॉर्टेक्स में ही, उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। यहाँ से आप दो तरह के नेफ्रॉन का भी मीनिंग जान सकते हो, और जिन नेफ्रॉन्स का ज्यादा पार्ट आपका मेडुला में भी जा रहा है, सिर्फ हेड पार्ट ग्लोमेरुलस पार्ट उसका आपका कॉर्टेक्स में है, बाकी उसका लूप पार्ट किस में जा रहा है, मेडुला में, उसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ उनका लोकेशन किधर किधर है। तो ये मैग्नीफाइड व्यू हुआ, आप आराम से इसको देख सकते हो, इसे समझ सकते हो, और यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट किडनी एनाटॉमी, और उसके अंदर कहाँ पर आपके नेफ्रॉन किधर है लोकेटेड, वो आप देख सकते हो। माइनर केलिक्स आपको दिख रहा है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी वेन्स दिख रही हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स दिख रहे हैं, आर्क्यूएट वेन्स। एक और मेडुलरी पिरामिड आपको दिखा रखा है, हाउ वन सिंगल मेडुलरी पिरामिड इज शोन। Proximal convoluted tubules, glomerulus are shown here. Bowman capsules are shown. Descending arm is shown. Ascending arm is shown. And the capillary and arteries and veins are also shown over here. It is a part of one kidney. It is shown. It's open and shown. Bowman capsule, again, if we want to see the parts, it's also showing us Bowman capsules, arterioles from the renal artery, glomerulus are there inside the Bowman capsule. Then proximal tubule is again one of the other proximal tubule is there, which is coiled part, and then a loop of Henle is there. Then again a coiled part called distal convoluted tubule is there. So with this, the Bowman capsule structure is also clear. You should learn it. You can take a screenshot of it as well. अगर आपको इसका स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट चाहिए, you can take it.
Functions of the tubule. PCT is lined by simple cuboidal epithelium. PCT का membrane में simple cuboidal epithelium होता है. ब्रश बॉर्डर epithelium भी होता है जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है. नियरली सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% जो न्यूट्रिएंट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, वाटर का, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी के थ्रू. पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस. So these are also written in the NCERT. The same lines and the meaning explanations are given in NCERT के PCT 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स को, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, करवा देती है, ब्लड में वापस चले जाते हैं, मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड पीसीटी इस वजह से पीएच और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का मेंटेन कर. एंड सिक्रीशन क्या करती है, ट्यूब्यूल में क्या डालती है, इट पुट्स अमोनिया एंड पोटेशियम बैक इनटू द and hydrogen ions back into the tubule. That means secretion. Secretion is also done in the PCT. Functions of the tubule. PCT is nephron functions. You can see a simplified view. कि नेफ्रॉन में किस तरीके से कप शेप स्ट्रक्चर में आपको कैपिलरी नेटवर्क दिखा रखा है, फिर एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिखा रही, लूप ऑफ हेनले, फिर अगेन इट इज शोन. एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गई फर्स्ट पार्ट में, इट इज शोन. एंड देन पीसीटी में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ वाटर पैसिव ऑस्मोसिस से, और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सॉल्ट्स का हुआ. एंड देन क्या हुआ इसमें ऑस्मोसिस, देन इसमें आपका क्या आया, मोर एंड मोर सॉल्टी. व्हेन द लूप ऑफ हेनले इज शोन, लूप ऑफ हेनले में वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर जाता जा रहा है और असेंडिंग लिम्ब से कोई वाटर नहीं रिलीज होता, रीअब्जॉर्ब नहीं होता. इससे सोडियम और अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एक बार पानी भी चला गया, फिर बाद में सोडियम भी रिलीज हो रहा है. तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन करी जाती है. कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर रीअब्जॉर्ब होता है. तो जहाँ पर जो चीजें रीअब्जॉर्ब होती है वो यहाँ दिखा रखी है. एंड डाउनवर्ड मेडुला का कंसंट्रेशन बता रखा है कि ऑस्मोलैरिटी इज डिक्रीजिंग, सॉरी ऑस्मोलैरिटी इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, मोर एंड मोर बता रखा है. मोर एंड मोर सॉल्टी मींस ऑस्मोलैरिटी किडनी की बढ़ रही है, मींस सॉल्ट्स कंसंट्रेशन किडनी के डाउन डीप मेडुला में बढ़ते जा रहे हैं. In this segment, Henle's loop reabsorption in this segment is minimum. Reabsorption यहाँ सबसे कम होता है, सिर्फ डिसेंडिंग लिम्ब पानी रीअब्सॉर्ब करती है. एंड ये रीजन ज्यादातर रोल प्ले करता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में, हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करवाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स का एंड मेडुला के इंटरस्टिशियम का. बेसिकली मेडुला के इंटरस्टिशियम में मतलब मेडुला में की खुद टिश्यू में भी डीप में ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. डिसेंडिंग लिम्ब में पानी तो जाता है पर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं जाते. असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर बट इलेक्ट्रोलाइट्स जा सकते हैं. असेंडिंग लिम्ब इसके अपोजिट है, पैसिवली इलेक्ट्रोलाइट चले जाते हैं. देयरफॉर कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर जाता है. फिर पीसीटी में कैसा फिल्ट्रेट जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड diluted to the passage of the electrolytes to the medullary fluid. और इलेक्ट्रोलाइट चले जाते हैं तो डाइल्यूट हो जाते हैं. तो जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं. So now next slide. यहाँ पर भी आपका ये एनसीईआरटी का ही इमेज है जिसमें बता रखा है कि कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें secrete हो रही हैं. This upward is secreting means it is coming out of the tubule. Sorry, upward part is reabsorption because it is coming out from the tubule. If it is coming out from the tubule, so it will be reabsorbed by the peritubular capillaries. तो reabsorption को दिखा रहा है ऊपर वाला सेगमेंट, यानी कि HClO3 minus NaCl nutrients H2O के पॉजिटिव ये क्या हुए, रीअब्सॉर्ब हुए. एंड वापस ट्यूब्यूल में क्या चीज रिलीज हुई, अमोनियम आयंस, यानी कि H पॉजिटिव अमोनियम आयंस सिक्रीट हुए. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ और
असेंडिंग लिम्ब में, अपवर्ड में, जब कंसंट्रेटेड यूरिन ऊपर जा रहा था उसमें से जब NaCl रिलीज हो गया तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डाइल्यूटेड हो गया वापस से जो फिल्ट्रेट है, और नीचे नीचे जाते वक्त क्या हो गया, हाई हो गया, हाई कह सकते हैं इसकी ऑस्मोलैरिटी हो गई डीप मेडुला। DCT का काम क्या है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन द सेगमेंट। इस सेगमेंट में बहुत कंडीशनल सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल क्यों बोला है, बिकॉज ये अंडर द इफेक्ट्स ऑफ सम हार्मोन्स और रेगुलेटरी सिस्टम्स होता है, जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है एंड वैसोप्रेसिन और रास एल्डोस्टेरॉन, किडनी के हार्मोन एल्डोस्टेरॉन का जो सिस्टम है वो यहाँ पर काम करता है DCT पे। तो कंडीशनल होता है ये reabsorption of sodium and the water take place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of HCO3 and selective secretion of hydrogen and potassium ions. NH3 positive to maintain the pH and sodium potassium balance in the body. ये अमोनिया को भी सिक्रीशन करवाने में हेल्पफुल होता है ताकि बॉडी का बैलेंस रहे pH. काउंटर करंट मैकेनिज्म सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक. वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग करने में यूरिन की. दो लूप ऑफ हेनले हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग. इन्होंने काउंटर करंट सिस्टम बनाया है. द काउंटर करंट हेल्प इन मेंटेनिंग एन इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड इनर मेडुला इंटरस्टिशियम. 300 मिली ऑस्मोल से लेकर जो कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल है वो मेडुला में जाते जाते 1200 मिली ऑस्मोल हो जा रही है. तो इसको मेंटेन करने में इसका रोल है, काउंटर करंट का है. This is formed by the two loops of the Henle's descending loop, ascending limb and उनके चारों तरफ जो वासा रहता है उनसे बना है काउंटर करंट मैकेनिज्म. उसका मेन एम है ऑस्मोलैरिटी बढ़ाना मेडुला में. यहाँ ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है. उसमें सारे किस तरीके से काउंटर करंट सिस्टम चल रहा है वो इस डायग्राम में समझाया हुआ है. कि यहाँ पर आप देख सकते हो these are the descending limb of the loop of Henle. जब ऊपर आ रहा है तो वापस से यहाँ पर कैसे जब NaCl चला गया तो और कम हो गई कॉन्सेंट्रेशन किसकी, यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन. तो वासा रेक्टा में क्या, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आल्सो एंटर्स इनटू ascending limb loop of Henle which transport back into the interstitium by collecting duct. तो ये salts को reabsorb करवाना, NaCl is transported by ascending loop of Henle which exchange with the descending loop of vasa recta. वासा रेक्टा से एक्सचेंज हो जाता है. ये अगर एक लूप से निकल रहा है असेंडिंग लिम्ब से तो वो जा रहा है कहाँ है, वो जा रहा है ब्लड में. तो इंटर्न फिल्ट्रेट क्या हो जा रहा है, डाइल्यूटेड हो जा रहा है, और ब्लड क्या हो जा रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जा रहा है. सिमिलरली थोड़ा सा अमाउंट यूरिया का भी असेंडिंग लिम्ब में आ जाता है हेनले का, जो कहाँ से आ रहा होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आ रहा होता है, और वो वापस वो कहाँ रिलीज कर देता है, इंटरस्टिशियम में ट्रांसपोर्ट कर देता है, which is transported back into the interstitium. The special arrangement made by loop of Henle and vasa recta, इसी को CCM कहते हैं, यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म. CCM क्या है, काउंटर करंट. ये जो स्पेशली डिजाइन लूप यहाँ पर आए हैं यही एक CCM इन्होंने बनाया. This is mainly maintained by NaCl and urea. NaCl is transported by ascending loop of Henle while exchange with the descending limb. And similarly, small amount of urea also enters into the ascending limb of Henle, which is transported back to the institution. Micturition क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका, कि जब यूरिन बन जाएगा, किडनी से यूरिन बना लेगी किडनी, तो वो किसको पास कर देगी, यूरेटर को, और वो किसको पास करेंगे, they will pass into the urinary bladder, जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए बस टेम्पररी स्टोर रहेगा. तो मिक्चुरेशन एक प्रोसेस है जब वो डिस्चार्ज किया जाएगा, मतलब बाहर रिलीज किया जाना है. तो द प्रोसेस ऑफ बाय विच द यूरिन इज डिस्चार्ज आउट फ्रॉम द बॉडी, से बाहर भेजा जाता है, रिलीज किया जाता है, उसी को मिक्चुरेशन कहते हैं. एंड ब्लैडर कब मिक्चुरेट करता है, मिक्चुरेशन कब होता है, जब एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व को पता चल जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है और फुलफिल हो चुका है, तभी जाके वो नर्व क्या करती है, ब्रेन को सिग्नल देती है. ब्रेन फिर एक सिग्नल
उसी ब्लैडर को देते हैं, ब्लैडर फिर रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीज करेंगे यूरिन को आउटसाइड। In the nephron osmoregulation, the blood concentration is monitored by osmoreceptor in hypothalamus. अब ये तो है नहीं है कि हम हर 10 मिनट में किडनी हमारी मतलब वीक हो गई है या फिर कोई ब्लैडर में प्रॉब्लम आ गई है तो हम 10 मिनट में बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, ये नहीं है। हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो हमारी किडनी में कितना यूरिन बन रहा है, कितना रिलीज हो रहा है, कब रिलीज होगा, ये सब पूरा एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। तो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन होती है जो मॉनिटर की जाती है हाइपोथैलेमस, मतलब ब्रेन के सेल्स से मॉनिटर करते हैं, ये होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनी पर मिनट, एक मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनाती है किडनी वो जीएफआर कहलाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो 125 ml पर मिनट होती है और 180 लीटर दिन में बनाती है फिल्ट्रेट, और उसमें से रिलीज कितना होता है, सिर्फ 1.5 लीटर, 1 या 1.5 लीटर यूरिन हमारा रिलीज होता है। तो ऐसा क्या है उसके अंदर, किडनी के अंदर, जो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करवा रहा है, ज्यादा पोर्शन उस फिल्ट्रेट का एब्जॉर्ब करवा दे रहा है। तो दो ऐसे मैकेनिज्म है, एक तो हाइपोथैलेमस में एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम का एक हार्मोन निकलता है एडीएच, एंड एडीएच जो करता है कलेक्टिंग डक्ट को, वॉल्स को ज्यादा परमिएबल बना देता है, जिससे पानी जो हो वो हमारी बॉडी में ही एब्जॉर्ब रहे, वो ज्यादा फिल्ट्रेट के फॉर्म में रिलीज ना हो। पानी जब ऑटोमेटिकली ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो यूरिन क्या होगा, कम बनेगा। तो एक मैकेनिज्म ये हो गया। और मोर पानी और कैसे हम कर सकते हैं, ताकि फिल्ट्रेट जो है, मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम फिल्ट्रेट एज द डक्ट पासेस थ्रू द सॉल्टेड टिश्यू टू द मेडुला। एंड किडनी रीअब्सॉर्प्शन का कुछ यहाँ परसेंटेज दिखा रखी है, फिल्ट्रेट पर एम मिलीग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो यूरिया 0.03, यूरिन 2। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि हमारे यूरिन में इनकी क्या अमाउंट्स हो सकती है, ग्लूकोज का कितना हो सकता है, फिल्ट्रेट में कितना था, कंपेयर कर सकते हैं। मतलब हम एक तरफ फिल्ट्रेट की वैल्यूज लिखी हुई है, एक तरफ यूरिन की वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। तो यानी फिल्ट्रेट में 0.10 आया था, 1.10 आया था ग्लूकोज, पर यूरिन में कितना, 0 होना चाहिए ग्लूकोज, यूरिन में होना ही नहीं चाहिए। अगर यूरिन में ग्लूकोज हो रहा है इसका मतलब क्या है, शुगर की प्रॉब्लम होगी। अमीनो एसिड 0.05 होने चाहिए फिल्ट्रेट में, जो जब पहले फिल्टर हुआ था खून, पर यूरिन में क्या आएंगे, 0 आएंगे अमीनो एसिड भी वापस रीअब्सॉर्ब कर ले जाएंगे। सॉल्ट है 0.72, यूरिन में कितना आएंगे, 1.5 सॉल्ट आ सकता है, मतलब 1.5 आ सकता है। प्रोटीन्स इधर 0 थे फिल्ट्रेट में, तो उसमें भी यूरिन में भी 0 ही है। तो यहाँ पर हम इसे कंपेयर करके देख सकते हैं कि यूरिया का लेवल बढ़ा है यूरिन में, मतलब वेस्ट है हमारा यूरिया, इसीलिए यूरिन में यूरिया ज्यादा रिलीज किया जा रहा है, बाकी सब चीजें क्या है, कम है, थोड़े बहुत सॉल्ट। ये दो चीजें हैं। इसमें फिर हाइपोथैलेमस क्या करवा रहा है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, हमें पता चल गया ये हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन निकाला एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और उसकी वजह से क्या हुआ, पानी ज्यादा रीअब्जॉर्ब हुआ। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक और एक मैकेनिज्म है जिसे RAM बोल देंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। और ये किसके थ्रू होता है, ये स्पेशल सेल्स के थ्रू होता है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के थ्रू होता है, जो कि रेनिन नाम का सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है जो ब्लड प्रेशर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाकर, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर ब्लड प्रेशर बढ़ाकर डायरेक्टली GFR बढ़ा देता है, जो कि ड्रॉप हो रही थी किसी भी रीजन की वजह से। रोल ऑफ हार्मोन इन द एक्सक्रीशन, ADH ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोसिन, ये भी हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या कर रहा है, ग्लोमेरुलर सेक्रेटेड एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और 2 में कन्वर्ट करके भी पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं। एंजियोटेंसिन आल्सो सीक्रेट एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द DCT में भी ये आराम से पानी को और सोडियम को बढ़ा रहा है। एट्रियल नाइट्रियोरेक्टिव फैक्टर इसका काउंटर सिस्टम है, जो कि इसको डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिन पे चेक करने वाला सिस्टम है, लास्ट वाला एंटी नाइट्रियोरेटिक। लंग्स भी 18 लीटर्स पर डे CO2 रिलीज करने के लिए एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हो गए, लीवर, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स और ड्रग्स, विटामिन, डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू वेस्ट रिलीज करवाता है। स्वेट में हमारा NaCl होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, सिबेशियस ग्लैंड वैक्सीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, और थोड़े से स्किन से सीबम रिलीज करते हैं, उसके थ्रू रिलीज होता है। यूरेनिया एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की जिसमें
ब्लड में से सही से प्योरीफाई नहीं हो रहा, किडनी किसी तरह से खराब हो रही है, तो उसकी वजह से ब्लड में यूरिया फैले जा रहा है, उसी को यूरेमिया कहा जाता है। रीनल फेलियर एक नॉन फंक्शनिंग ऑफ किडनी है। किडनी स्टोन, कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस अक्यूमुलेट हो गए हैं, स्टोन अक्यूमुलेट हो गए हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, ऑक्जेलेट्स, एंड फाइनली फॉर्म्ड किडनी स्टोन बना लिया है उन्होंने। तो इसको बोलते हैं रीनल कैल्कुली। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस किसको कहते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी, यानी ग्लोमेरुलस, छोटी छोटी कैपिलरीज जो है किडनी की, वो अगर इन्फेक्टेड हो गई हैं तो उनको ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहेंगे, डिसऑर्डर्स कहेंगे। तो किडनी का डिसऑर्डर केमिकल आर किडनी डिसऑर्डर, किडनी स्टोन केमिकल डिसऑर्डर, एंड दे फॉर्म व्हेन द केमिकल इन द यूरिन प्रेसिपिटेट आउट। यूरिन में जो भी केमिकल है वो प्रेसिपिटेट बन गए, क्रिस्टल्स की फॉर्म में बन गए। द मोस्ट कॉमन क्रिस्टल्स आर फॉर्म बाय कैल्शियम ऑक्सिलेट, ये क्रिस्टल सबसे ज्यादा बनते हैं। व्हाइल अदर्स कुड बी यूरिक एसिड और सिस्टीन के क्रिस्टल्स हो सकते हैं। किडनी स्टोन्स आर मोर कॉमन इन मैन देन इन वुमेन, दे रिकर एट एनी टाइम, कहीं कभी भी आपने दवाई ली, किडनी स्टोन कम हो गए, फिर दोबारा से किडनी स्टोन कभी भी आ सकते हैं। फैक्टर्स सच एज रिकरेंट यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, ज्यादा अगर यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन होगा, ज्यादा पानी अगर हम नहीं पिएंगे, कम पानी पिएंगे, या फिर हम कम लो लेवल फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, कुछ ज्यादा विटामिन सी ले लिया, विटामिन डी ले लिया, इसी की वजह से किडनी स्टोन बन सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिक्रीज अक्रेशन ऑफ स्टोन इज टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ज्यादा पानी पीना चाहिए आपको किडनी स्टोन कम करने के लिए, और डाइटरी हैबिट्स में अपना चेंज लाना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर with this our chapter is ended, and you can see in our this video we have done किडनी स्टोन के कुछ सिम्टम भी हो सकते हैं, सीवियर बैक और एब्डोमेन पेन होना हो सकता है, ब्लड यूरिन में ब्लड आना, नोजिया, वॉमिटिंग होना। कंप्लीट मेडिकल एक्सरे करवाओगे तब आपको किडनी स्टोन का पता चलेगा। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? स्टोन को नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू और अल्ट्रासाउंड के थ्रू शॉक लगाकर, लिथोट्रिप्सी करवाकर डिसइंटीग्रेट कर दो, तोड़ दो अंदर ही अंदर स्टोन को, छोटे साइज करके उसे यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू पास करवा दो, या रियल लार्ज स्टोन है तो उसे सर्जरी करके रिमूव करवाना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट किडनी स्टोन रिमूवल मेथड। So with this I'm going to stop the video here, and I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, and you will learn it from the NCERT as well. Make your notes and study well. Thank you.